तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 के हैं जो अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, उनके लिए ये वीडियो खासकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 2 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम देखेंगे और चैप्टर याद रखेंगे, चैप्टर 6 से चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन को हम देखेंगे। मतलब 5 चैप्टरों का हम जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। और फिजिक्स है, बेसिक से हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे और केवल उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे ना जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय कम रह गया है, हमें पढ़ना अधिक है, ठीक है ना, इसीलिए। अदरवाइज मैं एक आपको स्पेशल बात बता दूं कि देखिए ये चैप्टर 6 से 10 तक पढ़ रहे हैं। यदि आप चैप्टर 1 से 5 तक के जितने भी 2 अंक वाले प्रश्न हैं यदि आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा फिजिक्स के नाम से, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। वहां से आपको चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के वीडियो मिल जाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है संपूर्ण किताब के 2 अंक वाले प्रश्न, पर याद रखेंगे अध्याय 6 से लेकर 10 तक के हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्लास 12 फिजिक्स। यहाँ पे एक काम मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कलर चूज कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है जी, चलिए अब मैं कलर चूज कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना देर वेट किया आपने। चलिए जी, यहाँ पे हमारा सबसे पहला आता है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर वाला प्रश्न है, 2 अंक वाले, तो इसको भी अब हम देख लेते हैं जी। देखिए, तो हमने क्या आपको बताया था, चुंबकीय फ्लक्स सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है कि जब किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि हमें, आप तो जानते ही हैं कि मैं भैया याद कराता हूँ, परिभाषा रटवाऊंगा नहीं, समझाकर याद करा दूंगा। तो देखते हैं जी, समझते हैं क्या होता है। मान लेते हैं सपोज दैट ये एक चुंबक है, ठीक है ना, ये एक चुंबक है। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक है नॉर्थ ध्रुव, एक है साउथ ध्रुव, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ हो गए। तो ये चुंबक के ध्रुव हैं और ये चुंबक का क्या है, पृष्ठ है, ठीक है ना, ये चुंबक है और ये क्या है, ये चुंबक का सतह है, या हम कह सकते हैं चुंबक का पृष्ठ है। तो हम यही कह रहे हैं कि चुंबक के पृष्ठ से, अब ये चुंबक है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि इससे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। इससे ये जो चुंबक है ना, इससे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं, ठीक है ना, इससे बहुत सारी ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं। जाहिर सी बात है, इस तरीके से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये सभी जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, तो बहुत सारी यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं ये सभी निकल रही है ना, तो जो इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर लंबवत होंगी, जैसे ये सतह पर क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये लंबवत है। ये देखेंगे तो पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये है। फिर से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जो ऐसे विद्युत बल रेखाएं जो अपने पृष्ठ पर, चुंबक के पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, मतलब अपने पृष्ठ पर लंबवत निकलते हैं, तो उन्हें, केवल उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की जितनी संख्या होगी ना, उसी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो परिभाषा हम ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे जी, हम कह सकते हैं कि किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार और बोल दे रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है ना। ध्यान से सुनेंगे, यहां से परिभाषा याद करने का प्रयास करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है जी।
अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं बेसिक, वही बात हमने लिखा है, जब किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली, यहाँ पे देखिए विद्युत बल रेखाएं नहीं होगा, चुंबकीय बल रेखाएं होगा, ठीक है ना, चुंबकीय बल, ठीक है ना, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्योंकि देखिए विद्युत फ्लक्स क्या है तो यहाँ पे विद्युत होगा, पर चुंबकीय क्या है तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं होना चाहिए ना, समझ रहे हैं ना, ये बात है। अब यहाँ पे आता है इसका जो फॉर्मूला होता है, phi b = b a cos थीटा होता है, ठीक है ना, b a cos थीटा ये होता है, यह फॉर्मूला याद रखेंगे। जहां पर ये b क्या है, चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, a क्या है, अल्पांश पृष्ठ है, और ये क्या है, ये cos थीटा है। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं तो मान लेते हैं ये चुंबक का एक सतह है जो है a, और इस चुंबक का पृष्ठ पर ये लंब है जो है l। आज मान लेते हैं चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है ये, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और लंब के बीच बना कोण है थीटा, समझ रहे हैं ना। तो ए क्या है यहाँ पे ए क्या है, ये जो अल्पांश हमने एक पृष्ठ लिया है ना, चुंबकीय पृष्ठ, वही है ए। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और यहाँ पे थीटा क्या है, तो लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना क्या है, कोण है जो है थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है वेबर, ठीक है ना, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। तीसरा एक और बात याद रखेंगे, इसकी बीमीय सूत्र क्या होता है, मतलब बीमा, तो इसका बीमा याद रखेंगे mL2T-2A-1, ये इसका क्या होता है, बीमीय सूत्र होता है, ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अंतिम में एक और चीज याद रखेंगे, इसकी राशि कौन सी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है जी, अदिश राशि, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना आप याद रखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा लिखेंगे, फिर पॉसिबल हो तो ये जरूर फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। फिगर बनाने के बाद फॉर्मूला, मात्रक, बीमीय सूत्र, राशि, ये सब आप लिखेंगे, ठीक है ना, कोई भी छोड़ना नहीं है। जो पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं ना, ऐसे ही आप लिखेंगे, ठीक है। भले ही आपको मान लेते हैं यहाँ पे परिभाषा, केवल आप क्या समझते हैं पूछा गया, तो परिभाषा, फिगर बता देंगे, फॉर्मूला लिखेंगे तो काम चल जाएगा। बट इससे लिखेंगे ना तो मान लेते हैं राइटिंग थोड़ी सी किसी को उतनी बेटर नहीं होती है, तो वो ये सब जानकारी देंगे, ये फिगर बनाएंगे तो अट्रैक्टिव लगता है दोस्त। और जब अट्रैक्टिव लगेगा तो टीचर समझते हैं कि लड़के ने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है, और जब ऐसा वो समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छे नंबर भी देंगे। आगे जो भी आपके टॉपिक पढ़ेंगे ना, जैसे मान लेते हैं पहला ही क्वेश्चन में आपको 2-2 नंबर वाला आया, ऐसे फिगर से आप अच्छे से समझा रहे हैं, तो 5-5 नंबर वाले कॉपी जल्दी चेक करना होता है ना, तो उतना ध्यान नहीं देंगे, समझ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बेटर है। चलिए जी, अब ये आता है लेंज का नियम। देखिए, लगभग मैं एक और बात आपसे बता देना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा मैं एक टॉपिक पर समय दे दिया हूँ, बट हमें क्या करना है, चैप्टर 6 से लेकर और चैप्टर 10 तक के क्वेश्चन को देखना है। तो मुझे लगभग इसी वीडियो में आपको कम से कम मतलब 20 से हम 25 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में ही सॉल्व कराएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं प्रयास करूंगा थोड़ा जल्दी से चलने का। देखिए, यहाँ पे कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सा कहे ना, तो हमसे लेंज का नियम पूछा जा रहा है कि लेंज का नियम क्या होता है, ठीक है ना, यही है लेंज का नियम। तो यहाँ पे हमने लिखा है लेंज का नियम। अब लेंज के नियम के अनुसार क्या बात बताया गया कि लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है। देखिए, इस पर मैं ज़्यादा अगर मैं आपको समझाने चला जाऊँ ना, तो कम से कम इसमें 20 मिनट तक मैं आपको समझा सकता हूँ, बट मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो मैं आपसे केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं एक चुंबक है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं चुंबक में साउथ और नॉर्थ इस तरीके से हैं, ठीक
ठीक है ना। मान लेते हैं ये चुंबक है और इसमें हमने इधर साउथ कर दिया, इधर नॉर्थ कर दिया और इस चुंबक के पास एक हमने कुंडली ये ले लिया। ये क्या है? कुंडली है, ये चुंबक है। तो ये जो क्या होता है, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होगा ना, जब ये जो आपको चुंबक है, ये कुंडली है, तो इनके बीच जब आपेक्षिक गति होगा, आपेक्षिक गति होता है, ठीक है, तो ये चुंबक जो है ना, इस चुंबक में कैसा ध्रुव उत्पन्न होता है? तो इस चुंबक में नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। इस चुंबक में नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि इसमें क्या होगा? नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें जो धारा बहने की दिशा है ना, वो कैसी हो जाएगी? वो वामावर्त दिशा में हो जाएगी। इसमें जो धारा बहने की दिशा होगी वो वामावर्त दिशा में हो जाएगी। तो यहाँ पे समझने वाली बेसिक बात है कि देखिए, जब अब मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा कि आपेक्षिक गति क्या होता है, ये सब क्या होता है, ठीक है ना। इसके लिए आप पढ़ लीजिएगा कि लेंज का नियम, ब्रदर सर लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से हमने डिटेल में एक्सप्लेन है जो किया हुआ है। बस इतना समझिए, आपेक्षिक गति का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इस चुंबक को या तो हम तेजी से इसके कुंडली के पास लाते हैं, या इस चुंबक को तेजी से हम क्या करते हैं? दूर हटाते हैं। तो जैसे ही हम इस चुंबक को कुंडली के पास ले जाएंगे, तो देखिए ये यहाँ पे नॉर्थ है, तो इसमें भी नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। हम जानते हैं कि समान अगर ध्रुव उत्पन्न होगा तो ये वाली कुंडली इसको अप्रतिकर्षित करेगी, मतलब दूर भगाएगी। तो जैसे यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, इधर आगे नॉर्थ है, इसमें भी नॉर्थ उत्पन्न हो गया जैसे ही हम इसको पास ले गए। तो ये वाला जो कुंडली में नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो गया और ये भी नॉर्थ है, तो ये कुंडली इसको प्रतिकर्षित करेगी, मतलब दूर भगाएगी। मतलब हम पास ला रहे हैं तो ये कुंडली इसको दूर भगा रही है। और जैसे ही हम इस कुंडली को दूर हटाते हैं ना, दूर हटाते हैं, तो जैसे ही हम इसको दूर हटाएंगे तो इसमें साउथ ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। और साउथ ध्रुव उत्पन्न होगा तो ये साउथ इसमें उत्पन्न हो जाएगा, मतलब एस उत्पन्न होगा, एस, तो ये नॉर्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो हम दूर भगा रहे हैं तो ये अब आकर्षित करने लगेगा। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि ना तो हमें पास आने दे रही है और ना ही हमसे दूर जाने दे रही है भैया। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के हैं या प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। मतलब ये देख रहे हैं, पास आ रहा है तो आने नहीं दे रहा है, विरोध कर रहा है, दूर भी जा रहा है तब भी उसका विरोध कर रहा है, जबकि उत्पन्न तो इस नॉर्थ के कारण ही तो इसमें नॉर्थ उत्पन्न हुआ है ना, ठीक है। तो यही बात है जी, एक लाइन का 2 लाइन का डेफिनेशन है, सिंपल सा याद कर लेंगे बेटर है। नहीं तो आप एक काम कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा लेंज का नियम ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो हमारी मिलेगी, वहां पे हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, उसको देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं दे सकता क्योंकि हमें बहुत सारी टॉपिक को कवर कराना है। तो एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है, वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इतना बात लिखने के बाद ये चाहे तो आप फिगर बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फास्ट चलेंगे हम। चलिए जी नेक्स्ट हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो चलिए जी अब हम आपको समझा भी देते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक चुंबक को ले लिया है, ठीक है ना। मान लेते हैं सपोज डेट ये नॉर्थ है और ये साउथ, ठीक है, ये हमने एक चुंबक को ले लिया। अब इस चुंबक के पास हम एक कुंडली को ले लेते हैं, इस चुंबक के पास एक कुंडली को ले लेते हैं और इस कुंडली में हमने एक धारामापी लगा दिया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, चुंबक है, ये क्या है हमारी, ये है कुंडली।
तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये होती है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, क्या जा रहा है, इन दोनों के बीच आपेक्षिक गति होता है, आपेक्षिक गति होता है। आपेक्षिक गति का मतलब कि कोई भी इन दोनों में से कोई को, एक को स्थिर रखकर और दूसरे को गति हम कराते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये कुंडली है, इसको यहीं पर रख देंगे और इस चुंबक को तेजी से हम पास लाएंगे, फिर से कभी तेजी से हम इसको दूर ले जाएंगे, तो इसको भी आपेक्षिक गति कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि इस चुंबक को यहीं पर रख दें और इस कुंडली को तेजी से पास लेके आए चुंबक के पास, या चुंबक से तेजी से दूर लेके जाए, तो उसको भी आपेक्षिक गति कहते हैं। तो सिंपल से यही हमने कह दिया कि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होगा ना, ठीक है। तो जैसे ही आपेक्षिक गति होता है तो वहां पे एक चीज होता है, वो क्या होता है कि इस चुंबक और कुंडली के बीच चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो यहां से चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, इस तरीके से चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा और जैसे ही परिवर्तन होगा तो ये जो कुंडली है ना, तो कुंडली में क्या होगा, कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वाहक बल उत्पन्न होगा। जिस विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा, और इसी विद्युत वाहक बल को हम याद रखेंगे, हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसी को हम, ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ना इस कुंडली में, उसी को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो ये जो संपूर्ण घटना जो हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका परिभाषा। अब देखिए आसानी से आपको कैसे याद कर पाएंगे, हमने केवल यही बात बताया, फिगर से आप समझेंगे। हमने ये कहा कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस संपूर्ण घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सिंपल सा तो है, वही बात हमने लिखा है यहाँ पे कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप परिभाषा से नहीं, आप फिगर से याद करने का प्रयास कीजिए। जो मैं बोल रहा हूं इसको समझिए दिमाग में, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि मेरे कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। समझे रहेंगे ना, हमेशा काम करेगा, रटने से कोई फायदा है नहीं। बहुत ही कम, मतलब कह सकते हैं 100 में से 90 या 95% आपको समझ कर याद करना चाहिए। कुछ तो ऐसे होते हैं जिसको हमें याद करना मजबूरी है, क्योंकि हम अभी उसको समझना चाहे ना तो हमें शायद समझ में ना आए, बट जब हम बीए के बाद, मतलब जो 12th के बाद आगे हम हाई लेवल स्टडी करें, जैसे बीएससी करें या अदर चीज हम करें, ठीक है ना, तब हमें शायद वो समझ में आए बातें, ठीक है ना, वही बातें हैं जी। तो एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, सुनिएगा। जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। अब कहां पर चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, इस जो ये चुंबक और कुंडली के बीच चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। परिभाषा ले लें, उसके बाद परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी। अच्छा, एक डाउट आपका आ सकता है कि सर कैसे पता हमें चलेगा कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है इस कुंडली में। विद्युत वाहक बल को ही हम याद रखेंगे, मतलब जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब, विद्युत वाहक बल का मतलब एक धारा उत्पन्न हो रही है, और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, इसी को हम प्रेरित धारा के भी नाम से जानते हैं, प्रेरित धारा भी कहते हैं।
तो सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ पे एक धारा उत्पन्न हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें धारा उत्पन्न हो रही है, तो यही धारा मापी हमने लगाया है ना, इसी धारा मापी से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये नीडल है इधर उधर घूमेगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट क्रॉस क्वेश्चन ऐसे करने लगते हैं कमेंट में, सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ, ठीक है, तो जितना हो सकता है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे आता है कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, स्वप्रेरण कहे या स्वप्रेरण गुणांक कहे, आपको ज़्यादा डरने की बात नहीं है, आपको जो यहाँ पे बताया जा रहा है वही आप लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब किसी कुंडली और धारा, मतलब जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है। इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सी यहाँ पे एक बात हम बता दें कि देखिए यहाँ पे एक मैं फिगर से थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे हमने एक कुंडली को ले लिया है, ठीक है, ये एक कुंडली हमने ले लिया है। इस कुंडली को हम एक क्या करते हैं, कुंजी के साथ एक बैटरी के साथ हम इसको जोड़ देते हैं। इस परिपथ में एक हम विद्युत बल्ब भी लगा देते हैं, ठीक है जी। ये क्या से लिया, बैटरी है, ठीक है। अब आपको समझना है, हमें बात को यहाँ पे ये समझना है कि ये एक क्या है, कुंडली है, ये क्या है, एक सेल या बैटरी है, ये इसका प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है। तो जाहिर सी बात है इस सेल या बैटरी की सहायता से हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जैसे ही जो भी ये विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं। ये विद्युत धारा है ना, तो जो विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा के मान में हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करने का मतलब ये होता है कि इस परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उसको कभी हम कम कर देंगे, कभी अधिक करेंगे, ऐसे ही परिवर्तित करते रहेंगे, कम अधिक ऐसे करते रहेंगे। तो उसी को कहते हैं धारा के मान में परिवर्तन। तो हम यही कह रहे हैं कि जब मतलब हम क्या करेंगे, इस कुंडली, ये जो बैटरी या सेल है, इसके द्वारा हम जब धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो ये जो कुंडली है ना, तो इस कुंडली में, ये जो कुंडली है, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में यहाँ पे क्या होता है, ये जो कुंडली है इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। और जिसके कारण जब ये परिवर्तन होने लगेगा, जिसके कारण ये जो परिपथ है इसमें एक और धारा उत्पन्न होगी। ये जो परिपथ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस परिपथ में एक और धारा उत्पन्न होती है, और उसी धारा को, मतलब इसी घटना को ही हम क्या कहेंगे, स्वप्रेरण कहते हैं या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमने ये कहा कि देखिए ये जो धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो धारा परिवर्तित हो रहा है, घटता बढ़ता यहाँ पे कुंडली में जा रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण उसमें एक धारा उत्पन्न होती है, और इस संपूर्ण घटना को स्वप्रेरण कहते हैं या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। बेसिक बात है जी, वही बात लिखा गया है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये एक धारा है उत्पन्न होती है, और उसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं जी, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, जो है फाई, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है जो है फाई, वो क्या होता है, वो समानुपाती होता है ये जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसके, तो ये धारा के समानुपाती होता है।
अब अगर हम इसको हटाकर ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे L एक नियतांक आता है और L/I आ जाएगा। अब यहाँ से जो हम यदि L का मान निकाले तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/I आ जाएगा। ठीक है ना, 5/I आ जाएगा। जहां पर अगर मैं आपको कहूं कि ये L क्या है, तो यहाँ पे जो L है ना, ये है स्व प्रेरण गुणांक। ये क्या है, स्व प्रेरण गुणांक है। ये क्या है, तो ये है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन। बात समझ ही रहे होंगे। ये I क्या है, जो क्या है, धारा के मान में परिवर्तन है। जो I क्या है, विद्युत धारा के मान में, धारा के मान में परिवर्तन है। ठीक है ना, तो यही आपको इतना लिखना है। परिभाषा लिखने के बाद, फिगर बनाने के बाद ये आपको 2 लाइन लिख देना है। याद रखेंगे जो यहाँ पे L है, यही है स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है ना, चलिए जी, तो इतना आप याद रखेंगे। अब इसको अवकलन के रूप में भी लिख सकते हैं, बट उतना टाइम नहीं है, हम उतना ही बता रहे हैं। जितना आप लिखेंगे आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। अदर इन्फॉर्मेशन अगर अधिक इसके बारे में चाहिए तो आप लिखिए स्वप्रेरण, या आप लिख दीजिए स्वप्रेरण गुणांक ब्रदर सर। इतना लिख के सर्च कीजिए, हमारी वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है ना, सब पर हम पहले बता भी दिए हैं, सब रिवीजन हम करा रहे हैं ये सब ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अभी हमें बहुत कुछ देखना है। हमको लग रहा है कि आज 2-3 घंटे की क्लास हो सकती है, कम से कम तो 2 घंटे की तो हमको लग ही रहा है। चलिए देखते हैं कितना लगता है। अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं? अन्योन प्रेरण भी उसी तरीके का है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, वो भी हम समझ जाएंगे जी। अन्योन प्रेरण कहे या अन्योन प्रेरण गुणांक कहे, इससे आपको डरना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जी, अब हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली, जिसके कारण याद रखेंगे कि प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं जी। ठीक है ना। अब देखिए, इसको हमें समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं फिगर से आपको समझा दूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, ऐसे कितना भी मैं बोलूँगा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए जी, मैं समझाता हूँ फिगर से ही। यहाँ पे सपोज डैट ये हम एक कुंडली यहाँ पर ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ। फिगर आपको बनाना है, इसीलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे ये कुंडली है, ये सेल या बैटरी है, ये कुंजी है। और ये क्या है? ये एक रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, ये एक प्रतिरोध ही है। ठीक है ना। और ये प्रतिरोध क्या करेगा? धारा जो हम यहाँ पे प्रवाहित करेंगे ना, धारा, तो इसके धारा के मान में ये रुकावट पैदा करेगा, मतलब धारा के मान में परिवर्तन करेगा, कभी अधिक करेगा कभी कम करेगा, इसलिए ये R यहाँ पे लगाया गया है। तो इतनी बात आप समझ गए। तो ये प्रथम कुंडली है, ये प्रथम कुंडली है। अब प्रथम कुंडली के पास, फर्स्ट कुंडली के पास एक और हम यहाँ पे कुंडली ले लेते हैं, एक और यहाँ पर हम कुंडली ले लेते हैं। और यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे धारा मापी लगा देते हैं। ठीक है, ये दूसरी कुंडली है हमारी। ठीक है जी। तो ये 2 बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, मैं आशा करता हूँ। ये आपकी फर्स्ट कुंडली है, ये आपकी पहली कुंडली है, और ये आपकी दूसरी कुंडली है। तो यहाँ पे अब ये कहा जाता है, देखिए कहा ये जा रहा है कि जब ये प्रथम कुंडली में, ठीक है ना, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, इससे लिए बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है,
परिवर्तन मतलब कभी घटाया जाता है, कभी बढ़ाया जाता है। तो जब परिवर्तन होता है तो अभी ना हमने जाना कि जब भी धारा के मान में परिवर्तन होगा तो इस जो चुंबक कुंडली है ना, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। तो इसमें हमने लिख दिया चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो बेसिक बात हमने ये बताया कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो जैसे ही चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो देखिए इस कुंडली के ये बहुत ही पास ये दूसरी कुंडली है, तो यहाँ ये पास होने के कारण ये जो कुंडली है इस कुंडली से प्रेरित हो जाती है, ठीक है ना। अब प्रेरित होने के कारण ये जो पास रखी दूसरी जो कुंडली है ना, इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है पास होने के कारण, ठीक है ना। तो जैसे ही परिवर्तन इसमें भी होने लगेगा तो इसके कारण इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इसी संपूर्ण घटना को ही ना हम अन्योन प्रेरण कहते हैं या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। बात आप समझे क्या कहा जा रहा है। जैसे मान लेते एक पढ़ने में लड़का तेज है, तो उस लड़के के पास अगर कोई कमजोर भी लड़का रहने लगेगा तो नहीं कहते हैं कि स्वभाव के कारण, या हम कह सकते हैं कि रहने एक साथ रहने के कारण जो कमजोर भी लड़का है ना वो भी पढ़ने में ठीक हो जाएगा। तो वही हाल है इसका कि ये इस कुंडली में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं की जा रही है, बट इस कुंडली के ये बहुत ही पास होने के कारण इसमें भी धारा बहने लग जा रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे प्रेरणा लिख दिया गया है, तो थोड़ा सा आप इसको सुधार कर लेंगे, ठीक है ना। तो परिभाषा कैसे कहेंगे सुनिएगा। आप कहेंगे कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय मतलब जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है। और इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। वही बात लिखा गया है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण यहाँ पे लिख दिया गया है इस घटना को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। बट इसके आगे आप लिख सकते हैं जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। इतना लिखने के बाद तब लिख देंगे इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं या अन्योन प्रेरण गुणांक अगर कहते हैं तो अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए जी, अब यहाँ पे भी जाहिर सी बात है, वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है जो है फाई, वो किसके समानुपाती होता है, तो वो इसमें जो प्रवाहित धारा है उसके समानुपाती होता है। तो फाई जो होगा आई के बराबर हो जाएगा। समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे, इक्वल का चिन्ह लाएंगे तो यहाँ पे एक m आता है नियतांक, और m इंटू आई हो जाएगा। यदि केवल m का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा, फाई बाई आई हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, इतनी बात आप समझ गए। जहां पर ये फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है। आई क्या है, धारा में परिवर्तन है। यहाँ पे एम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो एम यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आप समझ गए होंगे। ये क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है, अन्योन प्रेरण गुणांक है जो है एम। आशा करता हूं समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए कि आपको दो चीजें मैं पूछ रहा हूं। सबसे पहली बात, स्वप्रेरण, जो एक अभी हमने इससे पहले देखा है स्वप्रेरण, तो स्वप्रेरण जो होता है या स्वप्रेरण गुणांक, यहां पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, स्वप्रेरण कहें या स्वप्रेरण गुणांक कहें। तो स्वप्रेरण गुणांक का तो मान हम बता दे रहे हैं, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हेनरी।
बट आपको बताना है कि अन्योन प्रेरण का या अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है। याद रखेंगे स्वप्रेरण का हेनरी होता है, तो अन्योन प्रेरण का क्या होता है कमेंट में बताना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला हमारे यहां पे आता है, ठीक है ना। चलिए वीडियो देख रहे हैं इसके लिए मैं दिल से मुझे खुशी हो रही है कि चलिए आप सभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मन लगा कर पढ़िए दोस्त, ठीक है ना। समय बहुत ही कम रह चुका है, हम आपके प्रति सीरियस हैं, इतना सब कुछ एक वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने लिए भी मेहनत कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको थोड़ी सी लगता है कि नॉलेजफुल जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो पता नहीं क्यों मतलब थोड़ा सा और थोड़ा सपोर्ट कर देते ना, थोड़ा सा अच्छा रहता। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जो फैमिली है वो 1 लाख जो है वो क्रॉस करें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे। चैनल पे अभी नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो किसका वेट कर रहे हैं दोस्त, सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। हम कंटेंट लाते रहेंगे दोस्त, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। आप सोचते हैं कि कुछ भी ला देते हैं, कुछ भी नहीं भैया, सब सीरियस होकर एक एक चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे केमिस्ट्री में पहले हमने केमिस्ट्री में फिजिक्स में आपको चैप्टर 1 से 5 तक के जो भी 2-2 अंक वाले प्रश्न थे वो हमने कराया। फिर से अब देखिए मैंने फिर से 6 से 10 तक के हमने 2-2 अंक वाले करा दिए। फिर से अब बचे हुए 11 से लेकर 14 तक के 2-2 अंक वाले जो भी प्रश्न होंगे उसको करा लेंगे। फिर से तब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। अब फिर से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के जितने भी 2-2 अंक वाले न्यूमेरिकल होंगे उसको करा देंगे। 2 अंक और 3 अंक तीनों हम दोनों जोड़ कर कराएंगे। फिर से इसी तरीके से न्यूमेरिकल भी हम करा देंगे दोस्त, टेंशन नहीं लेना है। मैं जानता हूं कि आप सभी मेरे जैसे ही हैं, तो थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी अभी मन नहीं कर रहा है पर फिर भी करिए। प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे सिंपल सी बात है, शिखर मान का मतलब ही होता है कि सबसे अधिकतम मान, उच्चतम मान। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली, मान लेते हैं सपोजेट ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं ये कुंडली है जो घूम रही है। ये सपोज डेट हमें एक इस तरीके से ही कुंडली बना दे रहे हैं और ये इसमें क्या कर रही है, इस तरीके से घूम रही है। तो कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न प्रतिवर्ती धारा का मान 2 बराबर अधिकतम हो जाता है, 2 बार अधिकतम हो जाता है। मतलब जब ये घूमती रहती है तो जो प्रतिवर्ती धारा I का जो मान है वो क्या हो जाता है, 2 बार अधिकतम हो जाता है, 2 बार सबसे हाईएस्ट हो जाता है। तो ये जो प्रतिवर्ती धारा का जो अधिकतम मान है ना, तो वही कहा जा रहा है प्रतिवर्ती धारा के इस अधिकतम मान को ही धारा का शिखर मान कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली है वो तेजी से चक्कर लगा रही है, तो एक चक्कर में 2 बार जो धारा का मान है ना, प्रतिवर्ती धारा का मान, वो अधिकतम हो जाती है। तो ये जो धारा है, इसी धारा को धारा का शिखर मान कहते हैं, धारा का शिखर मान कहते हैं। सिंपल सा है, इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है, केवल यह परिभाषा लिखना था जो कि हमने यहाँ पर लिखवा दिया है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। चलिए जी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, इसलिए मैं क्या इसमें ज़्यादा डिस्कस करूं। नेक्स्ट अगला आता है वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। अब वैद्युत अनुनाद क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब LCR परिपथ में धारतीय प्रतिघात, जिसे धारतीय प्रतिघात को हम देख लीजिए, धारतीय प्रतिघात को XC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और प्रेरकीय प्रतिघात जो है उसको XL से प्रदर्शित करते हैं, का मान बराबर होता है। मतलब सिंपल वे में कहें तो XC जो है ना, वो XC का जो मान है वो XL के मान के बराबर होता है, ठीक है ना। ये बात कहा जा रहा है कि जो धारतीय प्रतिघात जो XC है वो प्रेरकीय प्रतिघात जो XL है उसके बराबर होता है। तब विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है, जो विद्युत धारा का मान है वो अधिकतम हो जाता है। इसी स्थिति को वैद्युत अनुनाद हम कहते हैं, ठीक है ना। अब इस स्थिति को हम वैद्युत अनुनाद कहते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है I = V0/Z, ठीक है ना, V0/Z आता है।
ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस V0 = Z होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो आप जानते हैं धारा आयाम है, आयाम, ठीक है ना। और जो V0 है वो वोल्टता में आयाम है, मतलब ये वोल्टेज का आयाम है। ठीक है, और यहाँ पे जो Z है वो क्या है, प्रतिबाधा है। अब बात को समझिएगा, मैं परिभाषा चाहता हूँ याद हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो Z है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि Z = क्या होता है, XC - XL, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि जो धारितीय प्रतिघात होता है वो प्रेरकीय प्रतिघात के अंतर के बराबर होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, XC - XL जो होगा वो Z के बराबर होगा। तो हम एक बात जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जो वैद्युत अनुनाद होता है ना, इसमें जो होता है XC वो XL के बराबर होता है। XC है वो XL के बराबर होगा। मान लेते हैं इसका मान 5 है और इसका भी मान 5 ही है, तो 5 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा, 0 ही ना बचेगा जी। तो वही बात, इसका मतलब यहाँ पर जो Z का मान आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर हम यहाँ पे Z के जगह पर 0 रखते हैं, तो Z के जगह पर 0 रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, V0/0 आ जाएगा। अब यहाँ से 0 में अगर इसमें हम भाग दे देंगे तो ये अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी अंक में अगर 0 से भाग दे देते हैं तो वो अनंत हो जाएगा। सॉरी, Z का नहीं, I का, यहाँ पे I है ना, तो I0, तो I0 का जो मान आ जाएगा, मतलब धारा आयाम का जो मान आ जाएगा वो अनंत आ जाएगा। अनंत मतलब उसका कोई भी अंत नहीं है, वो बहुत ही अधिक है। तो सिंपल से हम यही बात कह रहे हैं कि जब LCR परिपथ में, जब LCR परिपथ में धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात का मान बराबर होता है, तब उस समय धारा मतलब विद्युत धारा का मान अधिकतम होता है। अधिकतम मतलब अनंत होता है, ठीक है। तो इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत अनुनाद कहते हैं। आप देख रहे हैं कि जब दोनों का मान इक्वल हो जाएगा तो Z = 0 हो जाएगा, तो इस समय पर जो I का मान सबसे अधिकतम हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि जब LCR परिपथ में धारितीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर होता है, तो उस समय विद्युत धारा का मान जो है वो अधिकतम होता है, अनंत होता है। तो इस घटना को वैद्युत अनुनाद कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये टोटल बातें ये लिखना है, फिर से ये टोटल आपको लिखना है इस परिभाषा के नीचे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अभी तो आधे पर भी हम नहीं पढ़ते हैं, चलिए जी कोई नहीं। अगला हमारा आता है यहाँ पे, अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। एक प्रेरकीय प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच का कालांतर क्या होगा, और इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच का कालांतर क्या होगा। तो धारा और वोल्टेज, जो धारा है और वोल्टेज है, इनके बीच का जो कालांतर होता है वो π/2 ही तो होता है, मतलब 90/2, ठीक है, π/2 ही होता है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिख दिया है कि उत्तर में कि एक प्रेरकीय प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच का कालांतर π/2 होता है। क्या होता है जी, π/2 होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए, तो π/2 होता है, इतना आंसर आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि जो प्रेरण प्रतिघात होता है ना, तो जो प्रेरण प्रतिघात जो होता है वो XL = ω/L के बराबर होता है। XL जो होता है वो ω/L के बराबर होता है। और ये भी बात याद रखेंगे कि ये जो होता है 2/FL के बराबर होता है। तो ये एक सूत्र याद रखेंगे, जो किसका सूत्र है, प्रेरण प्रतिघात का सूत्र है। ये XL क्या है, प्रेरण प्रतिघात है, ठीक है, या प्रेरणकीय प्रतिघात। तो ये प्रेरणकीय प्रतिघात ω/L के बराबर होता है, ठीक है, जहाँ ω क्या है, कालांतर ही ना है। ये आपका ये क्या है, जो L है वो प्रेरण है, ठीक है ना।
और यहाँ पे याद रखेंगे जो ओमेगा एल होता है वो 2πfl के बराबर होता है, ठीक है ना। जहां पर आपको याद है कि एल क्या है, प्रेरकत्व है, और जो ये क्या है, एफ क्या, एल क्या है, एल है प्रेरकत्व, ठीक है। एल क्या है, प्रेरकत्व है, और एफ क्या है, एफ है आवृत्ति, पाई तो एक नियतांक ही है, ठीक है। तो ये सब बात आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी। चलिए जी, ये सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये शायद 1 नंबर का क्वेश्चन था कि 2 ही नंबर का ये भी क्वेश्चन था। कोई है जो मुझे लगता है कि 1 नंबर में भी पूछे गए हैं, ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ऐड कर दिया उनको भी। क्यों 1 नंबर वाले प्रश्न छोड़े जी भैया। अगला यहाँ पे आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। सिंपल सी बात है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, 2 चीजें मिल रही हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये एक मान लेते हैं, ये कोई अक्ष है, जैसे मान लेते हैं एक्स अक्ष है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहली एक ये तरंगे जा रही हैं, ठीक है, ये एक तरंगे चली गई, ठीक है। अब इसके जस्ट विपरीत एक और ये तरंगे जा रही हैं, ठीक है, ये भी एक तरंगे चली गई। तो यहाँ पर ये आपको जो तरंगे दिखाई दे रही हैं, ये चुंबकीय तरंगे हैं जो है बी, और यहाँ पे एक ये जो तरंगे दिखाई दे रही हैं, ये तरंगे हैं विद्युत तरंगे, ठीक है, जो है ई। तो जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत, ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है ना, परस्पर एक दूसरे के ये सभी लंबवत हैं, ठीक है ना। तो जब विद्युत तरंगे चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं। देखिए यहाँ पे मिल रही हैं, तो अध्यारोपित होती हैं ना, तो यहाँ पे अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपण का मतलब होता है मिलती हैं। तो इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत, ठीक है, ज्यावक्रीय दिशा में, एक बात याद रखेंगे कि ये किस दिशा में होती हैं, तो ज्यावक्रीय दिशा में, ठीक है ना, ज्यावक्रीय दिशा में अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपण मतलब मिलती हैं, तो इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। देखिए वही बात लिखा गया कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत, ठीक है ना, लंबवत यहाँ पे लिखा गया है ज्या, ठीक है ना, वक्रीय दिशा में, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है टाइपिंग में, वक्रीय, ठीक है ना, ज्यावक्रीय दिशा में मिलती है या मिलना ही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाता है। मतलब विद्युत तरंगे चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में मिलना ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब कुछ इस तरीके से दिखा देंगे, उससे कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण, गुण कहे, लक्षण कहे, विशेषताएं कहे, सब बातें की है। देखिए यहाँ पे पहला हमारा लक्षण है, गुण है कि यह तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये तरंगे दिख रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है जी। अगला हमारा आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए, संचरण मतलब होता है गति करने के लिए, चलने के लिए किसी मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी गति कर सकती हैं। जैसे ध्वनि तरंग है, इसको चलने के लिए वायु माध्यम होना आवश्यक है, या कोई भी माध्यम होना आवश्यक है। जैसे अगर वायु ना होना तो मैं बोलूंगा तो वहां पे आवाज नहीं जा पाएगी, ठीक है। जैसे अंतरिक्ष में जाकर मैं बोलूं तो वहां पे आवाज नहीं सुनाई देगी, ठीक है। परंतु इसका मतलब क्या हुआ, अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगों के लिए मतलब नहीं हो पा रहा है, उसकी संचरण गति नहीं हो पा रही ध्वनि तरंगों की। परंतु जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है वो अंतरिक्ष में भी गति कर सकता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है।
अगला कह रहे हैं ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, ध्रुवित मतलब अलग किया जा सकता है। अगला कहा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में आवेश नहीं होता है, मतलब इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों मतलब क्या दोस्त, अभी ना हमने कुछ दिन पहले आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो हमने एक बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगे जो चैप्टर है 8 चैप्टर उसको कराया था, तो उसमें हमने बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब क्या, जो हम बात कर रहे हैं फोन से तो जो तरंगे यहाँ से निकल रही हैं वो क्या है, तो वही तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और उसमें आवेश नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर कैसे बात हो जाती है, अरे भैया आवेश अगर नहीं होता, आवेश अगर होता तो हमें तो झटका लगता, कहीं भी होते तो झटका लगता, क्योंकि हमारी मोबाइल में जो टावर आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, हम कहते हैं टावर आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, तो नेटवर्क आने का मतलब क्या है कि वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारी आसपास उपस्थित है, तो अगर उपस्थित होता तो झटका लगता ना यदि आवेश होता तो इस बात को याद रखेंगे, उसमें आवेश नहीं होता है। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे जी। चलिए अगला हमारा आता है परावैगनिक किरणों को किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। अब परावैगनिक किरणों के 2 उपयोग लिखना है। पहला आता है अदृश्य दिखाई में, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाई नहीं लिखाई होना चाहिए था, ठीक है ना, लिखाई में, ठीक है, इसको आप सुधार कर लेंगे। अदृश्य लिखाई में, ठीक है, नकली दस्तावेज बनाने में, उंगलियों के निशान का पता लगाने में किया जाता है। किसका उपयोग, परावैगनिक किरणों का। अगला आता है खाने की वस्तुओं के संरक्षण में, मतलब सुरक्षित करने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये सभी छोटे क्वेश्चन हैं बट इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, बार बार इसी में बता दे रहा हूँ। अगला आता है 11th नंबर हमारा क्वेश्चन कि एक्स किरणों के प्रमुख गुण और उपयोग लिखिए। तो हमारा सबसे पहले एक्स किरण का गुण क्या है, एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये बात पता चल गया, और यह अदृश्य होती हैं, ये भी बात पता चल गया। तो ये 2 आप गुण याद रखेंगे। इसका उपयोग होता है कि हीरे की जांच करने में हम किसका उपयोग करते हैं, एक्स किरण का, और रेडियोग्राफी में जैसे कि एक्सरे में जांच करने में भी इसका उपयोग करते हैं। हड्डी टूट जाती है ना तो उसका जांच किया जाता है, तो उसमें भी एक्सरे, हम कहते हैं एक्सरे करा लीजिए, मतलब रेडियोग्राफी तो वहाँ पे हो रही है ना, तो यही बात है जी। आगे बढ़े तो ये स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा जो आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के 3 विधियां लिखिए। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने वाली 3 विधि कौन कौन सी है, तो यहाँ पे संचरण की विधि सबसे पहले भू तरंगों की संचरण, मतलब भू तरंग नीचे की जो तरंग है उसके द्वारा संचरण कर सकते हैं। आकाशीय तरंग मतलब ऊपर भी गति कर सकते हैं, अंतरिक्ष में भी ये गति कर सकते हैं, हमने बताया ना ये कहीं भी गति कर सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वही बात है जी, ये 3 विधियां हैं, इसको भी ले लीजिए, बार बार पूछा गया है, ले लिए ना। नेक्स्ट अगला हमारा आता है कि माइक्रोवेव। माइक्रोवेव मतलब वेव मतलब तरंगे ही होती हैं, तो माइक्रो तरंगे की बात हो रही है। तो माइक्रो तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर एवं उत्पन्न करने वाले स्रोत लिखिए। तो माइक्रो तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर 1 मीटर से 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है ना, ये मीटर में आपको बताया जा रहा है कि माइक्रो तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य परिसर होता है, परिसर मतलब तरंगों का रेंज क्या है, ठीक है ना, कहते हैं कितना रेंज है इसका, तो 1 मीटर से 1 मिलीमीटर होता है। और इसको कैसे अब हम इसको उत्पन्न करते हैं, इसका स्रोत क्या है, तो यहाँ पे कह रहे हैं इसको मैग्नेटोन नामक निर्वातित नलिका को दोलित्र धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है। तो ये याद कर लेंगे आपको कि मैग्नेटोन नामक एक निर्वातित नलिका है, तो उस नलिका में दोलित्र धारा हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो जिसके कारण हमें क्या उत्पन्न होगा, माइक्रो तरंगे उत्पन्न होती हैं, माइक्रोवेव उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। चलिए जी, ले लिए होंगे। नेक्स्ट अगला हमारा आता है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होता है। तो भैया विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या होता है, विद्युत आवेश होता है। एक बात याद रखेंगे, सबसे हैरान कर देने वाली यहाँ पे बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्रोत है किससे उत्पन्न होगा, तो विद्युत आवेश से ही उत्पन्न होता है, परंतु उस विद्युत चुंबकीय तरंगों में खुद विद्युत आवेश नहीं होता है, मतलब जिससे उत्पन्न होगा उसी से मतलब उसमें वो होगा ही नहीं।
जबकि ऐसा मतलब कभी भी हम देख रहे हैं कि जिससे उत्पन्न होता है उसका कुछ ना कुछ तो गुण होगा, बट ऐसा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत आवेश से तो उत्पन्न होती हैं परंतु इसमें खुद वो नहीं होती हैं। समझ रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है, अभी ना हमने पढ़ा, परंतु उत्पन्न विद्युत आवेश के कारण ही होती हैं। कौन? जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, ठीक है, ये उत्पन्न होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सब छोटे क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ। विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब विद्युत चुंबकीय इस स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाले तरंगों का नाम बताइए। मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उस विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी, ठीक है ना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाले तरंगों का नाम बताना है। तो सबसे बड़ी जो तरंगदैर्घ्य वाले जो तरंगे हैं ना, सबसे बड़ी तरंग कौन सी है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, तो वो है रेडियो तरंगे। और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कौन है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, वो है गामा तरंगे या गामा किरणें। ठीक है ना, इस बात को याद रख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ लिया जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे आता है कि 10⁻⁻² मीटर तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम बताइए। मतलब किसका है जो तरंगदैर्घ्य जो है 10⁻², तो याद रखेंगे सूक्ष्म तरंगे कह सकते हैं या माइक्रो तरंगे कह सकते हैं, इसलिए सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे यहाँ पे लिखा गया है। देखिए ये हम भले ही एक एक लाइन का ये क्वेश्चन है, आपको ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, बट क्या है ना कि ये बहुत बार पूछे गए हैं इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, बाद में ये नहीं कहना है कि भैया हमको ये बताए नहीं है, तो दुख लगता है ना इस तरीके से। आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हमको हार्ड क्वेश्चन मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ से समझाने वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ। क्रांति कोण क्या है समझिएगा, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल मैं जानता हूँ कि आपको फिगर से मैं बताऊंगा बिल्कुल याद हो जाएगा, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। कह रहा है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश किरणें जो हैं वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वह अभिलंब से दूर हटती हैं, मतलब अभिलंब से दूर रहते हैं, मतलब हटती हैं या रहती हैं। ठीक है, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो आपतन कोण को ही हम क्रांति कोण कहते हैं। बात समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं जानता हूं शायद नहीं आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। देखिए हम 2-3 बातें हैं जो विशेषकर जानते हैं। ये एक क्या है, ये एक पारदर्शी माध्यम है जिसके ऊपर मान लेते हैं वायु माध्यम है और नीचे क्या है जल माध्यम है, ऐसा हमने मान लिया। अब वायु और जल माध्यम का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस तरीके से तुलना करें तो ये हो जाएगा विरल माध्यम और ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, नीचे वाला जो होगा वो सघन माध्यम होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम तुलना करते हैं तो ऊपर वाला विरल और नीचे वाला सघन हो जाएगा। तो जब भी अब क्रांति कोण पढ़ना है तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को सघन से ही भेजते हैं। तो जब प्रकाश किरणें इस तरीके से, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम की ओर जाती हैं तो जानेगी, तो जो अंतिम जो सतह है, जो पारदर्शक सतह इससे टकराएंगी, तो मान लेते हैं टकराती हैं तो ये एक अभिलंब इस तरीके से वहां पे बनाती हैं। यहां से एक अभिलंब हम खींच लेते हैं जी। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे ऊपर भी खींच लेता हूँ। ठीक है, रेड से हमने खींचा है जिससे आपको थोड़ा सा कम ही दिखाई दे रहा होगा, बट फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो देखते हैं हम, इतनी बेसिक बात है कि हम जानते हैं कि प्रकाश किरणें सघन से विरल की ओर जाएंगी तो ये जाहिर सी बात है अभिलंब से दूर हटकर जाती हैं। जबकि जाना तो ऐसे चाहिए था, बट अभिलंब से, ये अभिलंब है ना, अभिलंब है, इससे दूर हटकर ऐसे चली गई। ठीक है ना, तो हम इतनी बात जानते हैं कि यहाँ पे जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं I, और यहाँ पे जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण R कहते हैं।
तो ये आई क्या है, आपतन कोण है, और जो कोण आर है वो क्या है, अपवर्तन कोण है। ये सब नाम आपको याद होनी चाहिए आसानी से समझने के लिए। क्रांति कोण हम समझना है। तो अब हम क्या करेंगे कि सपोज दैट अब हम ये जो आपतन कोण है, ये जो आपतन कोण के हम सोच रहे हैं कि आपतन कोण के मान को और अधिक हम बढ़ाते हैं। सपोज दैट हम थोड़ा सा आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दिए, मतलब यहाँ पहले इतना ही था, अब आपने आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दिया। तो जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश किरणें और यहाँ से सटकर मतलब और भी अभिलंब से दूर हट के ऐसे चली जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसे हो रहा है, बट हम क्या करते हैं कि आपतन कोण का मान हम इतना, ये जो आपतन कोण आई का मान है हम इतना अधिक बढ़ा देते हैं आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए। आपतन कोण का मान हम इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि जो अपवर्तन कोण है वो, जो ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण वो 90 डिग्री का बनने लगे। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का जो आर क्या है, अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो ये जो आपतन कोण, ये जो विशेष कोण है जो आपतन कोण आई, यही क्रांति कोण IC के बराबर हो जाता है। मतलब इसी आपतन कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं। बात समझ रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि समझिएगा, अब मैं यहाँ से परिभाषा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, समझे रहेंगे, हमेशा याद रहेगा। हम कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी, देख रहे हैं ना, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण आई है तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री, अपवर्तन कोण का मान जो होता है 90 डिग्री हो जाता है, मतलब 90 डिग्री हो जाता है। तो इस विशेष कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण को ही IC से प्रदर्शित करते हैं, यही है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे परिभाषा में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा, समझिएगा। कहा जा रहा है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वह अभिलंब से दूर हटती हैं, ठीक है। जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जा रही हैं तो वह अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण का मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। अब आपतन कोण के मान को हमने इतना बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ गया, ठीक है। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, ठीक है ना, विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये जो आपतन कोण है इसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये हुआ परिभाषा जी। परिभाषा बनाने के बाद ये फिगर आप बना लेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से आप बना लेंगे। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, 1 घंटे तो क्रॉस कर ही लिए हैं हम लोग, चलिए कोई नहीं जी, और कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उसको भी कवर करा ही देते हैं हम। चलिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए, ये हमारा जो आता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं जी। कह रहे हैं कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। अब अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है समझिएगा। तो यहाँ पे लिख दिया अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो यहाँ पे कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष, यहाँ पे अक्ष होगा, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब देखिए आसानी से आपको कैसे याद हो जाएगा उसको मैं आपको समझा देता हूं यहीं पे। देखिए मैं यहाँ पे फिगर बना दूं, इसका फिगर यहाँ पे बना दे रहे हैं। देखिए एक हम अवतल लेंस यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं, ठीक है, ठीक, ये अवतल लेंस हो गया। ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है,
ठीक है जी, कोई टेढ़ा थोड़ा सा बने तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट आप अपने फिगर में अब यहाँ पे तो इन सलाखने वाला तो है नहीं, बट यहाँ पे हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखिए मान लेते हैं सपोज इट यहाँ पे मुख्य अक्ष है, ये अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य है, तो ये मुख्य अक्ष का ये एक बिंदु है, या मैं यहाँ पे ना लेकर ये बिंदु में यहीं पर ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको अच्छे से बना दूँ, तो यहाँ पे एक हम बिंदु ये ले लेते हैं, ये बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया, तो हम कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के, ठीक है ना, मान लेते हैं इस बिंदु की ओर, यहाँ पे कह रहे हैं अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष पर मतलब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, मतलब ये इसी की ओर प्रकाश किरणें जा रही हैं, ठीक है ना। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से, मतलब ये क्या है, जो हमारा अवतल लेंस है, तो लेंस से टकराने के पश्चात, जैसे ही टकराती हैं, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो ये मुख्य अक्ष के इस तरीके से समांतर होकर चली जाती हैं, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर होकर चली जाती हैं, ठीक है ना। तो ये वास्तव में तो समांतर हो जाती हैं, परंतु ऐसे अगर हम देखें तो ये क्या होता है जानते हैं, ये ऐसा होता है कि ये ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है आभासी में कि ये यहाँ पर इस बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है ना, इस बिंदु पर ये क्या होती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं मिलती, वास्तव में तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, बट ऐसा लगता है कि ये आपस में मिल रही हैं। तो ये जो बिंदु है, इसी बिंदु को मुख्य अक्ष का प्रथम फोकस कहते हैं, समझ रहे हैं। तो यही बात, वही बात कहा गया है कि समझिएगा, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत का मतलब मिल नहीं रही है, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिलेंगी, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इस संपूर्ण तो उस बिंदु को ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परिभाषा लिखने के बाद यहाँ पर ये फिगर बना लेंगे। अगला आता है कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अब अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं उसका भी फिगर बनाकर आपको समझाना चाहता हूँ कि ठीक है, अब अवतल लेंस का हम द्वितीय फोकस बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि ये जो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये अवतल लेंस है तो ये मुख्य अक्ष है, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है प्रकाश किरणें, तो चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के पश्चात ये क्या होती हैं, ये फैल जाती हैं। वास्तव में तो ये फैल जाएंगी इस प्रकार, वास्तव में इस प्रकार ये फैल जाती हैं, परंतु हम इसको अगर पीछे लाते हैं, अगर हम इसको पीछे लाकर हम आपको दिखाएंगे, तो परंतु अगर हम इसको पीछे लाते हैं तो देख रहे हैं ये इस बिंदु पर मिलती हैं। अगर हम इसको पीछे लाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु पर मिलती हैं, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो ये वास्तव में नहीं मिल रही है, आभासीय में मिल रही हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष, मतलब हम ऐसे कह रहे हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। परिभाषा लिखने के बाद आप बना लीजिएगा, ये फर्स्ट है मतलब इसके लिए, और ये सेकेंड में डाल दे रहा हूँ इसके लिए, ठीक है ना।
देखिए ये मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना, बट आप प्रयास करेंगे। जैसे बिंदुदार रेखा भी हम कर रहे हैं तो देख रहे हैं ना, एक में एक सट जा रहा है, सतत रेखा हो जा रही है। तो इस तरीके से नहीं, अच्छे से आप सलाह कर फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, इतना तो बात पता ही है। क्लास 10th में हमने इन सभी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था। चलिए जी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए लेंस की क्षमता क्या होता है कि मतलब किसी लेंस, यहाँ पे लेंस आप ऐसे लिख लेंगे लेंस, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, यहाँ पे किरणें, यहाँ पे इतना टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, किरणें, ठीक है ना, मतलब किसी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को। जैसे प्रकाश किरणों को क्या कर सकते हैं हम, या तो मिला सकते हैं या तो हम इसको फैला सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक हम यहाँ पर लेंस बना दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एक लेंस है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो यहाँ से बहुत सारी प्रकाश किरणें इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है जा रही हैं। तो ये उत्तल लेंस है, तो ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। ये प्रकाश किरणें एक बिंदु पर, इस बिंदु पर मिला दिया। मिलाने का मतलब क्या है, अपसरित कर दिया, ठीक है, अपसरित कर दिया। तो मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लेंस के मतलब किसी लेंस द्वारा, ये क्या है, उत्तल लेंस ही तो है, उत्तल लेंस है। तो हम कह रहे हैं कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित मतलब अपसरित, अपसरित मतलब मिलाना, अपसरित करने की क्षमता या अभिसरित करने की क्षमता। जैसे कि अवतल लेंस अगर यहाँ पे हम बनाते हैं, एक हम यहाँ पे अवतल लेंस भी बना देते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर अगर मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर तो इस प्रकाश किरणें जाएंगी, और टकराने के पश्चात ये क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, इस तरीके से फैल कर इस तरीके से ऐसे चली जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिसरित हो रहा है, अभिसरित हो रहा है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को, कैपेसिटी को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका मात्रक तो डायोप्टर होता है, ये बात पता ही है। और याद रखेंगे कि इसका जो P क्या होता है, 1 मतलब 100/f होता है। ये बात आप याद रखेंगे, 100/f होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। ये फोकस दूरी है f, तो फोकस दूरी सेमी में हम लेंगे, सेंटीमीटर में, तब क्या होगा, सॉरी माफी चाहते हैं हम। देखिए यहाँ पे P क्या है, लेंस की क्षमता है, तो लेंस की क्षमता P = 100/f, जहाँ f क्या है, फोकस दूरी है। तो सेंटीमीटर में फोकस दूरी लेंगे तो 100/f लिखेंगे, परंतु यदि फोकस दूरी मीटर में दिया है तो वहाँ पे 1/f लेंगे, जहाँ पर ये मीटर में होना चाहिए फोकस दूरी, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। मात्रक डायोप्टर लिख देंगे। डायोप्टर को हम ओनली D से भी दिखाते हैं, अब कैपिटल D से ले लिए होंगे ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त, स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। ठीक। मन तो कर रहा है कि आप कह दूं कि भैया ये पढ़ लीजिएगा। चलिए कोई नहीं। विचलन कोण को परिभाषित कीजिए। जानते हैं बोलने में बहुत ही ताकत लगता है दोस्त। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा इतना इजी है, अभी उतना
चलिए कोई नहीं जी, धीरे धीरे हो जाएगा। आदत भी थोड़ी सी ये है कि लॉन्ग टाइम इतना ज़्यादा वीडियो लंबा मैं कभी बनाता ज़्यादा नहीं हूँ, बट कोई नहीं, हार्ड वर्क करना भी चाहिए, अच्छी बात है। अब मैं करूँगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए मैं मेहनत करता था, करता हूँ, करता रहूँगा और अधिक करूँगा यार, ठीक है ना। पहले मैं बहुत ही कम करता था, अभी भी बहुत कम कर रहा हूँ, और करना है हमें, अब बिल्कुल करेंगे जी। आप भी ऐसा सोचिए कि हम कम पढ़ते हैं, अभी हमें और पढ़ना है, चाहे आप भले ही अधिक पढ़ रहे हैं तो क्या, अभी आप और सोचिए कि और हमें पढ़ना है, ठीक है ना। इस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग इज द गुड, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया है विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये दोनों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को अगर हम समझाएं तो यहाँ पे ट्रायंगल इस तरीके से नहीं ना बनेगा। चलिए अच्छा, विचलन कोण को अगर हम आपको समझाना चाहें तो एक हम यहाँ पे प्रिज्म ले लेते हैं। प्रिज्म से आसानी से आप समझ पाएंगे, विचलन कोण प्रिज्म में ही ज्यादातर बनता है, ठीक है ना। ये एक हम प्रिज्म ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सा मैं लेकर अब समझा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं याद हो जाए। ये एक प्रिज्म है, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को हम आपतित कराते हैं, ठीक है। तो सपोज डेट ये प्रिज्म है, अब प्रिज्म है तो इसमें हमने प्रकाश किरणों को इस प्रकार डाला, तो इधर क्या है, इधर विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है। तो जाहिर सी बात है, जब विरल से सघन के माध्यम की ओर जाता है, विरल से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो यहाँ पे एक हम अभिलंब इस तरीके से खींच लेते हैं जी, ये हम एक अभिलंब इस तरीके से यहाँ पर खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी क्या बताया कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन की ओर जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो जाना तो सीधा चाहिए था, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुककर ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। जबकि जाना तो ऐसे चाहिए था, बट थोड़ा सा झुक के चला गया, ठीक है ना, तो ऐसे चला गया। अब फिर से यहाँ से, अब देखिए, अब अंदर गया है तो ये सघन माध्यम है, अब बाहर भी निकलेगा तो ये विरल हो जाएगा। तो सघन से विरल की ओर जाएगा तो यहाँ पर एक हम अभिलंब खींच लेंगे फिर से, ठीक है। इस प्रकार एक अभिलंब खींचेंगे तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि प्रकाश किरणें सघन से विरल की ओर जा रही हैं। तो सघन से विरल की ओर जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तो जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ऐसे ये क्या कर रहा है, ऐसे होकर चला गया, ऐसे होकर चला गया, ठीक है ना। तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, इस वाले को आपतित किरण कहते हैं। इस वाले को अपवर्तित नहीं, अब इसको हम कहेंगे निर्गत किरण, ठीक है, क्योंकि बाहर निकला है ना, निर्गत, निर्मत नहीं भैया, निर्गत, निर्गत किरण, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बात आता है, ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपतित किरण है इसको आगे बढ़ाने पर, ठीक है, आपतित किरण को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ये जो निर्गत किरण है इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं। ये देख रहे हैं आगे, इसको अब पीछे हम बढ़ाए ना, तो आपतित किरण को हमने आगे बढ़ा दिया और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दिया। तो जब आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर ये दोनों बिंदु इस बिंदु पर मिलते हैं। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में यहाँ पे एक कोण बनेगा और इसी कोण को ही ना हम विचलन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बना कोण ही विचलन कोण कहलाता है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे, वही बात लिखा गया है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं तो दोनों के बीच बने कोण को, दोनों किरणों के बीच बने कोण को ही हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद नीचे ये फिगर बना लेंगे। चलिए जी, चलिए अब तो क्वेश्चन समाप्त ही होने वाले हैं। अभी तक मैं तो फिर से दोबारा से कह दे रहा हूँ कि चलिए वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो अभी भी चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको साइड में दिखाई दे ही रहा होगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे ना, इतना बहुत रहेगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेटर रहेगा जी। पूर्णांतिक परिवर्तन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो अभी हमने जब क्रांतिक कोण पढ़ा था, तो अगर मैं आपको बताऊं पूर्णांतिक परिवर्तन क्या होता है जी, तो
तो क्रांति कोण का ही जस्ट वही बात है जो क्रांति कोण अभी हमने ऐसे पढ़ा था ना, शायद भूल भी गए होंगे अगर आप, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी हमने पढ़ा था कि ये ऊपर वाला जैसे हम वायु ले लेते हैं और नीचे वाले को हम जल ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी तुलना में ये विरल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम प्रकाश किरणें सघन से विरल की ओर भेजते हैं, तो सघन से विरल की ओर भेज रहे हैं, तो यहाँ पे एक अभिलंब हम खींच लेते हैं। इस तरीके से ये अभिलंब हमने खींच लिया। ठीक है ना, तो हमने क्या बताया कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल की ओर जाएंगी तो अभिलंब से दूर हटकर चली जाती हैं। तो हमने ये बताया था कि ये आपतन कोण होता है और ये अपवर्तन कोण आर होता है। ठीक है ना, आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण। एक और बताया था आई सी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण या क्रांतिक कोण भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक और बात बताया था कि जब ये आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, मतलब आपतन कोण के ये एक विशेष मान है, तो आपतन कोण क्या मान लेते हैं, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए जो अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री हो जाता है। मतलब अपवर्तन कोण फिर से इस तरीके से हो जाता है, तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस विशेष कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उस विशेष कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब मेरा ये मानना है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम क्या करते हैं कि जो हम प्रकाश किरणें ये क्रांतिक कोण इतना हमने भेजा ना, हम कह रहे हैं थोड़ा सा और क्रांति जो आपतन कोण के मान को और हम बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही आपतन कोण के मान को, आपतन कोण जो आई का मान है, आपतन कोण आई का मान है, इसके मान को और अधिक बढ़ा दिए, किससे, क्रांतिक कोण के भी मान से। तो जब आपतन कोण के मान को हमने बढ़ा दिया क्रांतिक कोण के मान से अधिक, तो जब इतना हमने कर दिया तो ये जो प्रकाश किरणें हैं ये क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में फिर से अब ये इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चला कि प्रकाश किरणें जिस माध्यम से आई हुई थी, सघन माध्यम से ये गई थी, और सघन माध्यम में ही देख रहे हैं ना, सघन माध्यम में ही वापस लौट जा रही है। विरल में कहाँ ऊपर गई प्रकाश किरणें, नीचे ही ना लौट आई। तो प्रकाश किरणें जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में वापस लौट आई। तो प्रकाश की इस घटना को ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? तो वही बात अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, याद हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को, ठीक है ना, आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक करने पर, आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। वही बात लिखा गया है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तब आपतन कोण को क्रांतिक कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें इस माध्यम, मतलब उसी माध्यम में, प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आते हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। इस संपूर्ण घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अब हमारा यहाँ पे एक और अंतिम में क्वेश्चन आता है। अब मैं कहूँगा कि कला संबंध स्रोत क्या है। ये जो व्यतिकरण चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब व्यतिकरण टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ, बट ये व्यतिकरण जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जब दो स्रोतों को, मतलब जब दो स्रोत हों, कोई भी दो स्रोत है, एक ये स्रोत है, एक ये स्रोत है, सपोज डैट ये एक कोई स्रोत है और एक ये कोई स्रोत है। तो जब दो स्रोत जिनके बीच का कालांतर, अब इन दोनों के बीच का जो कालांतर है, ठीक है, तो जब दो स्रोतों के बीच का कालांतर
ठीक है, सदैव नियत होता है। नियत मतलब कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ठीक है, मतलब बदलता नहीं है। तो जब दो स्रोतों के बीच का कालांतर नियत हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं, या कला संबंध स्रोत कहलाता है। परिभाषा केवल आपको बताना था तो यही बता दीजिएगा, जब दो स्रोतों के बीच का कालांतर नियत होता है तो इसे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। और यहाँ पे एक बात बताया गया है कि दो कला संबंध स्रोत से हमें मतलब अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जब दो, मतलब हम यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब दो कला संबंध स्रोत होना तो उससे हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोतों को किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब ये भले ही लाइन आपको समझ में ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, व्यतिकरण टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें हमने बताया है सब कुछ। चलिए जी, कोई नहीं, आप इसको अगर नहीं आता है तो कम से कम याद तो कर ही सकते हैं ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बोल दीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ ना पता हो तो इतना कह दीजिएगा, जब दो स्रोतों के बीच का कालांतर नियत होता है तो उसे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। इतना ही पूछता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। ठीक है, तो चलिए जी, अब हमारा ये टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अदरवाइज अब हमारी जो वीडियो आएगी उसको मैं बता दे रहा हूँ। अब आपको जो वीडियो अंत में देखिए, फिजिक्स में हमने क्या बताया था, फिजिक्स में पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हमने सबसे पहले कराया है। फिर से हमने दूसरा जो वीडियो आया था तो इसमें अभी हमने इसमें देखा है 6 से लेकर 10 तक का 2 मार्क्स वाले देख लिए। अब हमारा तीसरा जो इस फिजिक्स पे वीडियो आएगा वो होगा 10 से मतलब 11 से लेकर 14 तक के जो 4 चैप्टर हैं, इसका 2 नंबर वाले क्वेश्चन को जब इतना हम कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद यदि आप कहेंगे तो केमिस्ट्री का हम करा देंगे, और नहीं तो अगर केमिस्ट्री नहीं अगर करना है तो आप कहेंगे तो पहले आप न्यूमेरिकल कराकर उसके बाद फिर से हम केमिस्ट्री पे आएंगे। न्यूमेरिकल भी कराएंगे तो पहले 2 और 3 अंक वाले जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे 5वां चैप्टर का, ऐसे हम कराते हुए चलेंगे। तो जैसा आप कमेंट करेंगे वैसा करेंगे जी। केमिस्ट्री का कहेंगे केमिस्ट्री कराएंगे, फिजिक्स का कहेंगे मतलब न्यूमेरिकल को कहेंगे तो न्यूमेरिकल को कराएंगे। बट पहले तीसरा एक और जल्दी वीडियो आपको मिलेगा 11 से 14 चैप्टरों का। तो आप लिख दीजिएगा कि सर इसका पार्ट 3 लाइए, आप ओनली कमेंट में बता दीजिएगा पार्ट 3, ठीक है ना। कमिंग सून इतना आप लिख देंगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इसको लाना चाहते हैं कि 11 से 14 चैप्टरों का 2 नंबर वाले क्वेश्चन को, तो वो भी हम करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को सभी स्टूडेंटों के पास शेयर कीजिएगा। अपने कोचिंग में इस चैनल के बारे में बताइएगा, अपने स्कूल में बताइएगा, अपने जो भी दोस्त हैं उनसे कहिएगा। इससे पहले का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के वीडियो अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स के नाम से एक लिंक आपको दे दिया जाएगा। फिजिक्स चैप्टर 1 से 5 ऐसे लिख दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, वो वीडियो आपको मिलेगी, वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। कल मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है ना। थैंक यू।